Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले मैंने यहाँ पर हिंदी मीडियम के लिए आंसर लिखा है और बाद में अभी इसके बाद मैं इंग्लिश मीडियम के आंसर लिखूंगा। तो लिखा है कि अभिक्रिया के वेग पर ताप तथा सांद्रता के प्रभाव को स्पष्ट करना है। राइट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए सबसे पहले कि अभिक्रिया के वेग पे हम ताप का प्रभाव देखते हैं और फिर हम सांद्रता का प्रभाव देखेंगे। तो देखिए ताप का प्रभाव देखने पर क्या है कि ताप जैसे हम बढ़ाते हैं, देखा क्या गया कि लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप ताप बढ़ाते हो तो क्या होता है, जो प्रभावी टक्करें हैं भाई, जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो जो अभिकारक हैं उनके अणुओं को ऊर्जा मिलेगी और जैसे ऊर्जा मिलेगी तो उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा होने से की वजह से वो क्या करेंगे, तेजी से टकराएंगे। तो जो प्रभावी टक्करें हैं, प्रभावी टक्कर का मतलब क्या, वो टक्कर जो उत्पाद में बदल जाती है। भाई टक्कर जो होती है एक अप्रभावी होती है। अप्रभावी का मतलब दोनों मॉलिक्यूल टकराए और अलग हो गए, ठीक है ना। तो ये उत्पाद में नहीं बदले, लेकिन ये मॉलिक्यूल टकरा के उत्पाद में बदल गए तो ये प्रभावी टक्कर आपकी हुई, ठीक है ना। तो जो प्रभावी टक्कर है उनकी संख्या बढ़ेगी और जब प्रभावी टक्कर की संख्या बढ़ेगी तो उत्पाद जो होगा बढ़ेगा। अब सपोज करिए कि ये अभिकारक है, ये अभिकारक है आपका, ये अभिकारक है और यहाँ से अभिक्रिया उत्पाद की तरफ, ये अब उत्पाद की संख्या बढ़ने लगी। तो उत्पाद की संख्या बढ़ने लगी तो फिर क्या होगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ताप का प्रभाव बढ़ने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। मैंने लिखा भी है, तापमान बढ़ाने से अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है जिससे उनकी प्रभावी टक्कर की आवृत्ति बढ़ जाती है और अधिक उत्पाद बनने लगता है। यह देखा गया है कि तापमान को 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर प्रभावी टक्करों की संख्या लगभग 2 गुनी हो जाती है, अतः अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। सांद्रता का प्रभाव समझेंगे। देखिए सांद्रता के प्रभाव का मतलब ये है कि आपने क्या किया, अभिकारक के अणुओं की सांद्रता बढ़ा दी, कंसंट्रेशन बढ़ा दी। जैसे आपने सांद्रता बढ़ाई तो उन अणुओं की संख्या बढ़ गई। अब उन अणुओं की संख्या बढ़ गई तो जो इस तरह स्पेस में 100 अणु थे, अब इस स्पेस में हो गए 200 अणु या 300-500 अणु। अब उनमें क्या होगा, आपस में टक्कर जो होगी होनी ज़्यादा शुरू हो जाएगी। तो ज़्यादा टक्कर होगी तो अणु इधर जाएगा, उधर टकराएगा, इधर टकराएगा, जिसकी वजह से ऊर्जा जो होगी वो बढ़ेगी और बढ़ेगी। तो जब गतिज ऊर्जा बढ़ी तो उसमें क्या होगा, प्रभावी टक्कर जो होंगी वो ज़्यादा शुरू हो गई और जब ज़्यादा प्रभावी टक्कर हो गई शुरू तो फिर वो उत्पाद बनाना शुरू कर देंगी। उत्पाद बनाना शुरू कर देंगी तो फिर क्या होगा, अभिक्रिया के वेग का मान बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि तापमान के प्रभाव से और सांद्रता दोनों के प्रभाव से, दोनों को अगर आप बढ़ा रहे हो तो उस केस में अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। लिखा है कि अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर उसके अणुओं की संख्या बढ़ जाती है जिससे उनके बीच प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है और अधिक उत्पाद बनने से अभिक्रिया के वेग का मान बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। अब इंग्लिश मीडियम वालों का देखते हैं। तो इसमें मैंने लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। लिखा है कि व्हेन द टेम्परेचर increases the rate of reaction also increases because of the kinetic energy of molecule increases, which also increase the effective collisions between the reactant molecules, which increases the quantity of the product and also the rate of the reaction. It is observed that on increase in temperature by 10 degrees Celsius the number of effective collisions are 2 or 3 times, ठीक है ना। तो जब 2 और 3 टाइम्स हो जाएंगे नंबर ऑफ कोलिजन्स तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में जो है वो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा और प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा तो उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। अब अगला लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। When the concentration of reactant increases, the number of molecule of reactant also increases, which increase the number of effective collisions, so that the rate of reaction increases with increase in the concentration of reactant, ठीक है ना। इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि लिगेंड क्या है तथा आवेश के आधार पर इन्हें कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है, 2 उदाहरण दीजिए। इंग्लिश में लिखा है कि व्हाट आर द लिगेंड्स, राइट देयर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज, गिव द 2 एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो पहले मैंने हिंदी मीडियम के लिए लिखा है और फिर मैं इसके बाद इंग्लिश मीडियम के लिए लिखूंगा। तो देखिए लिगेंड क्या है, लिगेंड वह अणु या आयन होता है जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके समन्वय संकुल का निर्माण करता है। लिगेंड जो होता है वो क्या करता है, कम से कम एक लोन पेयर उसके पास होना चाहिए जो वो धातु परमाणु को दान कर दे। अब इसके ऊपर चार्ज हो सकता है और ये न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अणु भी हो सकता है या फिर आयन भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से, और ये केंद्रीय धातु परमाणु यानी उदासीन है या फिर आयन को एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर देता है।
वर्गीकरण देखें तो आवेश के आधार पर लिगेंड को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। भाई आवेश के आधार पर 3 ही हो सकते हैं। पहला तो देखो न्यूट्रल होगा, और दूसरा ऋणायन हो सकता है, और तीसरा धनायन हो सकता है। या तो कोई चार्ज ना हो, ये चार्ज हो तो चार्ज है तो फिर 2 हो जाएंगे। ये ऋणावेश है कि धनावेश है। तो पहला जो है वो ऋणायनिक लिगेंड है। ऋणायनिक लिगेंड तो इस लिगेंड पर ऋणावेश होता है। अधिकतर लिगेंड ऋणायनिक होते हैं। ज़्यादातर लिगेंड जब आप देखेंगे, आपने देखे ही हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उपसंयोजक यौगिक में, कि ज़्यादातर लिगेंड में ऋणावेश होता है। जैसे हाइड्रोक्साइडो है, क्लोराइडो है, एसीटेटो है, ठीक है ना, परऑक्साइडो है, और सुपर ऑक्साइडो है, और ये ऑक्साइडो है, ठीक है ना। उसके बाद में उदासीन लिगेंड। उदासीन लिगेंड पे कोई भी आवेश नहीं होता है, जैसे कार्बोनाइल है, नाइट्रोसाइल है, एक्वा है, या अमाइन है। उसके बाद में धनायनिक लिगेंड। धनायनिक लिगेंड पे धनावेश होता है। अब देखो लिगेंड का काम क्या है, लोन पेयर डोनेट करना है। तो बहुत कम लिगेंड ऐसे होते हैं जिनके पास धनायन होता है। जैसे ये वाला पहले NO+ है, नाइट्रोसोनियम है, ठीक है, या नाइट्रोसाइलियम भी इसको कहते हैं, और दूसरा क्लोरोनियम है, Cl+, ठीक है। तो इस तरह से हम हिंदी मीडियम में इसको लिखेंगे। अब इंग्लिश मीडियम का देखें। लिगेंड्स आर द न्यूट्रल और चार्ज मॉलिक्यूल और एटम which donate one lone pair electron to central metal atom or ion to form a coordination complex। तो coordinate complex को फॉर्मेशन करते हैं वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज लिगेंड्स आर द फॉलोइंग 3 टाइप, ठीक है ना। जो मैंने पहले बताया था कि या तो न्यूट्रल होगा, चार्ज होगा, तो फिर 2 तरह का होगा, एक एनायनिक और दूसरा कैटायनिक। फर्स्ट है एनायनिक लिगेंड्स। तो लिगेंड्स विद द नेगेटिव चार्ज, मोस्ट ऑफ द लिगेंड्स आर एनायनिक लिगेंड्स। और जैसे हाइड्रोक्साइडो है, क्लोराइडो है, एसीटेटो है, आपका ऑक्साइडो है, और ये सुपर ऑक्साइडो है। उसके बाद में न्यूट्रल लिगेंड्स विद नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होगा, जैसे कार्बोनाइल है, नाइट्रोसाइल है, एमाइन है, और एक्वा है। उसके बाद में कैटायनिक लिगेंड्स, लिगेंड्स विद द पॉजिटिव चार्ज। और मैंने यहाँ पर रेयर लिगेंड्स लिख दिया कि बहुत ही कम नंबर में ये मिलते हैं, जैसे नाइट्रोसाइलियम और नाइट्रोसोनियम एंड क्लोरोनियम, ठीक है ना। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। आइए जरा अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विशिष्ट चालकता का मात्रक लिखिए, राइट द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। तो देखिए यहाँ पर मात्रक के बारे में पूछा गया है। आप मात्रक के बारे में भी लिख सकते हैं, और आप अगर इसमें थोड़ा सा पॉइंट ऐड कर देंगे तो मार्क्स जो हैं वो कटते नहीं हैं, ठीक है। हालांकि वैसे भी नहीं कटने चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर 1-2 पॉइंट ऐड कर दिया है। जैसे मैंने लिखा है हिंदी मीडियम के लिए कि विशिष्ट चालकता किसी पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत धारा के संचालन की क्षमता को मापता है। जो विद्युत धारा के संचालन की क्षमता को हम मेजर करते हैं वो विशिष्ट चालकता में करते हैं। और ये विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, यानी कि ये कप्पा है, कप्पा = 1/ρ होता है, ठीक है ना। विशिष्ट प्रतिरोध को हम ρ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब नीचे लिखा है कि विशिष्ट चालकता का SI मात्रक जो है वो सीमेन प्रति मीटर होता है, जिसको हम S पर मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम ओम इनवर्स को, साइमन को जो है वो हम ओम इनवर्स भी लिखते हैं, और मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स भी, और ओम इनवर्स को हम महो लिखते हैं, ठीक है। उल्टा कर देते हैं, ओम का उल्टा कर देते हैं महो, ठीक है ना, प्रति सेंटीमीटर है, और इससे भी इसको दिखाते हैं। अब इंग्लिश मीडियम के लिए देखिए, लिखा है कि कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज अ मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। It is a reciprocal of resistivity ρ and kappa = 1/ρ. The SI unit of specific conductance is Simon per meter. It is also written as ohm inverse, meter inverse, ohm inverse, meter inverse, और ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और ओम इनवर्स को महो कर देंगे, और महो सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखें। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1.325 निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया। निर्जल सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांकीय भार 53 है। विलयन की नॉर्मलता की गणना करनी है। इंग्लिश में कह रहा है कि कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इफ 1.325 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस Na2CO3 इज डिसॉल्व इन 250 ml ऑफ वाटर। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2CO3 इज 53। देखिए आपसे नॉर्मेलिटी पूछ रहा है, तो जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सबसे पहले हमें न्यूमेरिकल में गिवन डेटा लिखा जाता है कि दिया है क्या क्या, और उसके बाद फिर हम फॉर्मूला रख के और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, हमने लिखा गिवन, यानी कि दिया है। अब क्या क्या दिया है वो जरा देखो। सबसे पहले तो हमें 1.325 ग्राम सोडियम कार्बोनेट का वेट दे दिया है, यानी कि हमको क्या दिया है, WB दे दिया है। WB इक्वल टू दिया है 1.325 ग्राम। WB एक्चुअल में क्या है, तो WB जो है वो विलेय का भार है। WB जो होता है वो क्या है, विलेय का भार
यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट। तो हमको वेट ऑफ सॉल्यूट जो है वो दे दिया गया है कितना, 1.325 ग्राम। जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि विलयन का आयतन, विलयन का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये हमको दे दिया गया है कितना, 250 ml। तो 250 ml हमें दे दिया गया। उसके बाद कह रहा है कि भाई निर्जल सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार, यानी कि इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, तो ये कितना दिया है, 53 दिया। तो हमको क्या दिया हुआ है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि विलेय का तुल्यांकी भार, और इसका मान हमको दे दिया 53। अब पूछ क्या कह रहा है, नॉर्मेलिटी पूछ रहा है। तो नॉर्मलता हमसे पूछ रहा है, नॉर्मलता या नॉर्मेलिटी, ये हमसे पूछ रहा है। तो चलो भाई इसका फॉर्मूला रखते हैं, फॉर्मूला हमें मालूम है और फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्या होता है, तो देखो नॉर्मेलिटी n इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है, WB इंटू 1000 और बाई क्या होता है, EB और इंटू V इन ml, ठीक है ना। यानी कि WB का मतलब है विलेय का भार, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट, बाई EB का मतलब विलेय का तुल्यांकी भार, यानी कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, और इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, यानी कि वॉल्यूम विलेय का आयतन जो है वो ml में लिया जाता है। कब, जब ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान लो ये अगर हम हटा दें, 1000 हटा दें तो लीटर में आयतन हो जाता है। हमारे पास डेटा क्या क्या है वो सब है, तो देख लेते हैं भाई। WB की वैल्यू हमको दी गई है कितनी, 1.325 दिया, इनटू क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। भाई इक्विवेलेंट वेट भी हमको दिया हुआ है, कितना दिया है, 53 दिया हुआ है। तो ये 53 इंटू कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, ठीक है ना। इंटू क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा। अब देखिए जरा, यहां से मैंने इसको कैंसिल किया तो ये 4 टाइम्स हो गया। 53 को आप इससे कैंसिल करोगे तो ये वैल्यू आएगी 0.025, ठीक है ना। ये वैल्यू जो होगी 0.025 आएगी जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे। तो अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 0.025 और इंटू 4, इसको सॉल्व हम करेंगे तो 0.1 नॉर्मल, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हमारे आंसर जो आएगा 0.1 नॉर्मल। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सेट-जेफ का नियम तथा हुन्स-डीकर अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। एक्सप्लेन द सेट-जेफ रूल एंड हुन्स-डीकर रिएक्शन बाय द गिवन एग्जाम्पल, ठीक है ना, बाय द गिवन एग्जाम्पल, ठीक। चलो भाई, तो देखो सबसे पहले मैं हिंदी मीडियम के लिए लिख रहा हूँ, फिर मैं इंग्लिश मीडियम के लिए लिखूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेट-जेफ नियम के बारे में बात करेंगे, फिर हुन्स-डीकर अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। देखो सेट-जेफ का नियम जो होता है वो एक्चुअल में एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए यूज किया जाता है। क्या कहता है, ये कहता है कि अगर कोई भी आप एलिमिनेशन रिएक्शन कर रहे हो, एलिमिनेशन का मतलब ये कि आप क्या कर रहे हो, सपोज यहाँ से हाइड्रोजन हटा रहे हो, यहाँ से OH हटा रहे हो, या फिर इस एटम, इस कार्बन एटम से आप H हटा रहे हो, इससे Br हटा रहे हो, तो इसका मतलब आपने HBr हटाया तो बीच में डबल बॉन्ड बन गया। ज्यादातर रिएक्शन में क्या होता है कि एल्कीन बनता है, और एल्कीन बनने पर ये सेट-जेफ का नियम ये कहता है कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है, यानी कि जो अधिक प्रतिस्थापित एल्कीन होती है, वो ज़्यादा स्थायी होती है, क्योंकि वहाँ पर हम हाइपर कॉन्जुगेशन लगा देते हैं और उसकी वजह से उसका स्थायित्व जो होता है ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो खैर हम यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन की बाद में बात करेंगे। कुल मिला के पॉइंट क्या है वो जरा हम देखते हैं। देखिए ये नियम ये कहता है, मैंने यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, अभी मैं एग्जांपल से भी आपको समझा रहा हूँ। लिखा है कि इस नियमानुसार किसी विलोपन अभिक्रिया यानी एलिमिनेशन रिएक्शन में सबसे अधिक प्रतिस्थापित एल्कीन सबसे अधिक स्थायी होता है और मुख्य उत्पाद बनाता है। सबसे प्रतिस्थापित एल्कीन कैसे पहचानेंगे, वह एल्कीन जिसमें द्विबंधित कार्बन पर अधिक एल्किल समूह लगे होते हैं, ठीक है ना। कोई भी एल्कीन सबसे अधिक प्रतिस्थापित है, कैसे पहचानोगे, तो आप डबल बॉन्डेड कार्बन को देखो कि उसमें एल्किल समूह किसमें ज्यादा लगे हैं। जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पे एल्किल समूह ज्यादा लगे होंगे वही जो होगा अधिक प्रतिस्थापित एल्कीन होगा, और सेट-जेफ के नियम से वो ज्यादा स्थायी होगा। जबकि दूसरा उत्पाद गौण उत्पाद के रूप में होता है, यानी कि उसकी क्वांटिटी कम होती है। जैसे मैंने लिया 2-ब्रोमोब्यूटेन का डिहाइड्रोहेलोजिनीकरण,
2 ब्रोमोब्यूटेन लिया, तो अब यहाँ पर तुमको समझ में आ रहा है कि ये हाँ ये क्या है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 2 पे ब्रोमो लगा दिया तो 2 ब्रोमोब्यूटेन बन गया, ठीक है ना। अब इसके मैंने अल्कोहलिक केओएच के साथ अभिक्रिया की। आपको पता है कि अल्कोहलिक केओएच जो होता है वो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए, यानी कि डिहाइड्रोहेलोजनीकरण के लिए यूज किया जाता है। अब क्या होगा, मतलब हाइड्रोजन हटेगा, डिहाइड्रो मतलब हाइड्रोजन हटा, और कौन हटा, हेलोजन हटा। मेरे पास में ये हेलोजन है, अब ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटाएगा। इस हाइड्रोजन के पास में 2 चॉइस हैं। पहली चॉइस तो ये वाली है कि ये इस हाइड्रोजन को हटा दे, पहली चॉइस जो है उसके पास ये है कि ये इस हाइड्रोजन को हटा दे, और दूसरी चॉइस इसके पास ये है कि ये इस हाइड्रोजन को हटा दे। अगर मैंने पहली चॉइस को लिया, मान लो कि मैंने ये लिया, तो यहां से ये हट गया, और हटने पर पहले केस में जो है यहां पर ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, यहां डबल बॉन्ड बन गया। इसका मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH, और बाकी ऐसे का ऐसा CH2 CH3, तो यहां पर इस तरह से आ गया। मैंने कहा भाई जरा इसका IUPAC नेम बता दो, तो तुमने कहा सर 1 के बाद इन है तो ये ब्यूट 1 इन हो जाएगा, तो तुमने बोल दिया कि सर ब्यूट 1 इन है। अब इसके बाद दूसरा चांस क्या है, दूसरा चांस ये हो सकता है कि ये Br जो है इस हाइड्रोजन के साथ में हट जाए, और इस हाइड्रोजन के साथ जब हटेगा तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन फ्री, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, तो क्या बना, ये हो जाएगा CH3, फिर सिंगल बॉन्ड CH हो जाएगा, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा CH, और ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है ना। मैंने कहा जरा इसका नाम बताओ, तो तुमने बोला सर 1 2 3 4, 2 के बाद इन है तो ये ब्यूट 2 इन हो गया। अब मैंने कहा भाई सेडजेव के नियमानुसार हमको यहां पर देखना है कि कौन सा ज्यादा स्थायी है। तो प्रैक्टिकली ये देखा क्या गया है कि ये जो होता है वो 80% बनता है, और ये जो होता है वो 20% बनता है। 80% जो है वो आपका ब्यूट 2 इन बनता है, और 20% जो है वो क्या बनता है, 80% ब्यूट 2 इन बनता है, और 20% ब्यूट 1 इन बनता है। अब मैं देख लूं कि इसका सेडजेव का नियम यहां पर लग रहा है, तो चलो भैया डबल बॉन्डेड कार्बन को देखो, तो ये 2 कार्बन डबल बॉन्डेड हैं, इन्हीं पे हमको फोकस करना है। इस वाले डबल बॉन्डेड कार्बन पे कोई एल्किल समूह लगा है, इधर साइड नहीं लगा है, दोनों हाइड्रोजन लगे हैं। इधर कुछ लगा है, हाँ भाई लगा है, एक एल्किल समूह लगा है इथाइल, तो यहां पर एक एल्किल समूह जो है वो इथाइल लगा हुआ है। चलो भाई इधर साइड आ जाओ, इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे कोई एल्काइल समूह लगा है, हाँ लगा है, कौन लगा है, मिथाइल लगा है। इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे कुछ लगा है, हाँ भाई लगा है, कौन लगा है, मिथाइल लगा है। तो यहाँ पर 2 एल्किल समूह लगे हैं, ठीक है ना। सेडजेव आपसे कहते भी हैं कि जो वो ज्यादा स्थायी होगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा एल्किल ग्रुप लगे होंगे। इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि ब्यूट 2 इन जो होगा वो मेजर क्यों है, ठीक है ना। यहाँ पर एल्किल समूह ज्यादा है और यहाँ पर एल्किल समूह कम है। तो इस तरह से हिंदी मीडियम लिखेंगे। अब इसके जस्ट बाद मैं इंग्लिश मीडियम का मैटर लिख रहा हूँ। इस मीडियम देखते हैं। सेडजेव रूल लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इन द एलिमिनेशन रिएक्शन द मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज अ मेजर प्रोडक्ट। Alkene in which the double bonded carbons have more number of alkyl groups, while the other product is a minor product. For example, द डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोब्यूटेन। और इसमें वही कंडीशन है कि पहली कंडीशन ये मान लिया मैंने, दूसरी कंडीशन ये वाली मान ली है, ठीक है ना। और इसमें 2 ब्रोमोब्यूटेन का मैंने अल्कोहलिक केओएच की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, तो ब्यूट 1 इन 20% बनता है और ब्यूट 2 इन 80% बनता है। यहाँ पर समझ में आ रहा है कि डबल बॉन्डेड कार्बन पे एक एल्काइल ग्रुप है, यहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन पे 2 एल्काइल ग्रुप है, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। मान लो अगर 3 एल्काइल ग्रुप होते तो वो और परसेंटेज उसका ज़्यादा होता, 4 होते तो और सबसे ज़्यादा होता, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हम देखते हैं, ठीक। चलिए अब हुन्सडीगर रिएक्शन को देखते हैं। हुन्सडीगर रिएक्शन को हम एक नाम और भी देते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा कि इसमें लिखा होता है बोरोडीन हुन्सडीगर रिएक्शन, ठीक है ना। मतलब इसके नाम के आगे जो है वो बोरोडीन लिखा होता है, बोरोडीन हुन्सडीगर रिएक्शन, ठीक है ना। तो हुन्सडीगर रिएक्शन के नाम से वैसे ये फेमस है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। देखिए मैंने लिखा है कि इस अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को Br2 तथा CCl4 के, CCl4 एक जो होता है वो न्यूट्रल जो होता है सॉल्वेंट होता है, निष्क्रिय सॉल्वेंट होता है, के साथ गर्म करने पर एल्काइल ब्रोमाइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और सिल्वर ब्रोमाइड प्राप्त होता है। अब देखो इस रिएक्शन में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलने का मतलब है कि ये विकार्बोक्सिलीकरण की अभिक्रिया है। विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया वो होती है जहां पर किसी अणु के द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाती है। ज्यादातर कार्बोक्सिलिक अम्ल या उनके लवण जो होते हैं वो विकार्बोक्सिलीकरण की अभिक्रिया देते हैं, क्योंकि भैया उसका फॉर्मूला होता है RCOH, तो यहां से CO2 निकलना जो होता है वो क्या आसान होता है, इसलिए विकार्बोक्सिलीकरण की अभिक्रिया होती है।
ठीक। दूसरा आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे ब्रोमीन ऐड हो रही है, यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, मिथाइल ब्रोमाइड बन रहा है, एल्काइल ब्रोमाइड बनेगा और सिल्वर ब्रोमाइड बनेगा। मिथाइल ब्रोमाइड तो मैंने यहाँ बनाया है, ठीक है ना। तो ब्रोमीन जो होगा वो एल्काइल ग्रुप में लग रहा है, यानी कि ये जो रिएक्शन है वो कैसी है, ब्रोमीनीकरण की। ब्रोमीनीकरण का मतलब ये होता है कि किसी भी कंपाउंड में, किसी भी यौगिक में जब आप ब्रोमीन लगा देते हैं तो वो अभिक्रिया कहलाती क्या है, ब्रोमीनीकरण या हैलोजिनीकरण। हैलोजिनीकरण आपको पता होगा, हैलोजिनीकरण का मतलब हैलोजन का लगना। तो चलिए एक बार मैं फिर से इसको दिखा रहा हूं, फिर समझ में आएगा। मैंने लिखा कि इस अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को Br2 तथा CCl4 के साथ गर्म करने पर एल्काइल ब्रोमाइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा सिल्वर ब्रोमाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया ब्रोमीनीकरण, बिकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है ना। उदाहरण मैंने दिया हुआ यहाँ पर, एसिटिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया Br2 CCl4 के साथ करने पर मेथिल ब्रोमाइड बनता है। मेरे पास एसिटिक अम्ल है, क्या फॉर्मूला है इसका, CH3COOH। Ag2O के साथ रिएक्शन कराते हैं और ये क्या करता है, सिल्वर सॉल्ट बना देता है। तो इसने क्या किया, सिल्वर एसीटेट बना दिया। अब जैसे हम Br2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से CO2 निकल जाएगी, ठीक है ना। ये हो गया बिकार्बोक्सिलीकरण। अब यहाँ पर एक Br लग जाएगा और एक Br यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। तो बन जाएगा क्या, CH3Br बन जाएगा और यहाँ पर AgBr बन जाएगा। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि इस अभिक्रिया का प्रयोग जो होता है कार्बन शॉर्टेनिंग में भी करते हैं। ये अभिक्रिया जो है वो क्या है, कार्बन शॉर्टेनिंग प्रोसेस भी है। कार्बन शॉर्टेनिंग का मतलब जो होता है वो होता है कि किसी भी अभिकारक में कार्बन ज्यादा होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो कार्बन कितने हैं, 2 हैं, लेकिन जो उत्पाद बनता है उसमें कार्बन शॉर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर कार्बन कितना है, 1 है। वैसे भी CO2 का निकलना एक कार्बन को कम कर देता है, तो इसलिए ये क्या है, कार्बन शॉर्टेनिंग प्रोसेस है, ठीक है ना। तो चलिए अब इसका इंग्लिश वर्जन भी देखते हैं। इंग्लिश में मैं लिखा, अब इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं। मैंने लिखा हुआ है कि बोरोडीन हंस-डीकर रिएक्शन। अब इसमें लिखा है कि इन दिस रिएक्शन सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद Br2 CCl4 फॉर्म एल्काइल ब्रोमाइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। सो दिस रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रोमिनेशन एंड डिकार्बोक्सिलेशन। जैसा कि पहले मैंने बताया हुआ हिंदी में कि ये जो है वो ब्रोमीनीकरण और डिकार्बोक्सिलीकरण की है। ब्रोमीन ऐड हो रहा है, ब्रोमिनेशन, और CO2 निकल रहा है तो डिकार्बोक्सिलेशन। फॉर एग्जाम्पल लिया हुआ कि सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड ऑन हीटिंग विद Br2 CCl4 फॉर्म मेथाइल ब्रोमाइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। तो यहाँ पर एसिटिक एसिड लिया, Ag2O के साथ रिएक्शन कराई, इसने सॉल्ट बना दिया, क्या, सिल्वर एसीटेट बन गया, ठीक है ना। और इसकी Br2 CCl4 के साथ रिएक्शन की तो यहाँ से CO2 निकल जाएगी, एक Br इधर लगेगा, एक Br इधर लगेगा, और ये CH3Br, CO2 और AgBr बन गया, ठीक है ना। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि ब्रोमीन लग रहा है तो ब्रोमिनेशन हो गया, और CO2 निकल रहा है तो डिकार्बोक्सिलेशन हो गया। साथ में रिएक्टेंट में कितने कार्बन है, 2 हैं, और प्रोडक्ट में कितने, 1 है। कार्बन शॉर्टेनिंग प्रोसेस हो गई, यानी ये कार्बन कम करने की प्रोसेस हो गई। पहले ही बताया है कि CO2 निकल रही है तो फिर ये कार्बन प्रोडक्ट में कम मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इंग्लिश मीडियम में इस क्वेश्चन का आंसर लिख लें। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लिखा है कि जैविक निकायों में उपसहसंयोजक यौगिकों के 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखना है। राइट द 2 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम। तो पहले हिंदी मीडियम के लिए फिर इंग्लिश मीडियम के लिए लिखेंगे। तो देखो पहला है, 2 यहाँ पर वर्क मैंने लिखे हुए, हालांकि इससे भी ज्यादा है, लेकिन चलिए 2 को। पहला तो ऑक्सीजन का भंडारण एवं परिवहन। ऑक्सीजन का भंडारण और परिवहन ज्यादातर देखा है कि मनुष्य और बाकी के सब वर्टिब्रेट्स जो होते हैं इन सब में आप देखते हैं कि हीमोग्लोबिन मिलता है। और हीमोग्लोबिन जो होता है वो जो होता है वो रक्त में पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन एक्चुअल में आयरन का कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें कि आयरन जो होता है वो पोरफायरिन रिंग के साथ में उपसहसंयोजक बंध बनाता है, ठीक है ना। इसका काम क्या होता है कि ये लंग्स में जाता है, फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों से ऑक्सीजन को बॉन्ड करता है, बॉन्डेड करता है, यानी कि स्टोरेज करता है, और उसके बाद में हर एक ऊतक तक जाके उसको सप्लाई करता है, ठीक है ना, यानी परिवहन वहां तक करता है। तो मैंने लिखा है कि मनुष्य एवं अधिकांश जीवों के रक्त में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन एक उपसहसंयोजक यौगिक है, जिसमें आयरन Fe2+ पोरफायरिन रिंग के साथ में उपसहसंयोजक बंध बनाता है। हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन को बांधता है और शरीर के विभिन्न ऊतकों तक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। दूसरा भी आपको पता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। आपको मालूम है कि पौधे जो होते हैं, पौधों में एक हरे रंग का पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम क्या है, क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल जो है वो भी एक उपसहसंयोजक यौगिक है, जो कि मैग्नीशियम आयन इसके साथ में पोरफायरिन रिंग और जो फाइटोल श्रृंखला जो होती है उससे मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है ना।
ये क्या करता है, ये सूर्य की ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद में से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में जो होता है ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को शुरू करता है, जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। मैंने लिखा है पौधों में हरे रंग का उपसहयोगी यौगिक क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि मैग्नीशियम आयन पोरफायरिन रिंग तथा फाइटोल श्रृंखला से मिलकर बना होता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करके पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, करता है। ठीक है ना, तो इस तरह से 2 यूज हैं। अब इसका इंग्लिश वर्जन हम आइए, मैंने इंग्लिश मीडियम के लिए लिखा हुआ है। तो सबसे पहले लिखा है स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। लिखा है कि वी नो दैट इन ह्यूमन बीइंग and most of the animals a coordinate complex hemoglobin is present in which Fe2+ ion form coordinate bond with porphyrin ring to form a coordinate complex. Hemoglobin bind the oxygen from the lungs and transport it in the various tissues of the body. देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जितनी आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको एग्जाम में नंबर मिलते हैं। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप एक ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करें जो कि बहुत ही आसान हो और आपकी खुद की हो। सेकेंड हम लिखेंगे फोटोसिंथेसिस। तो इसमें लिखा है कि इन प्लांट अ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट विच इज अ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स ऑफ मैग्नीशियम आयन पोरफायरिन रिंग एंड फाइटोल चेन. Chlorophyll bind the energy from the sunlight to use it in the photosynthesis, and the photosynthesis is the formation of the food by the plants. ठीक है ना, तो इस तरह से हम इंग्लिश मीडियम में इस तरह से इसको लिख लेंगे। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा कि आयोडोफॉर्म परीक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, राइट्स द शॉर्ट नोट्स ऑन आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो पहले हिंदी मीडियम के लिए देखते हैं, फिर इसके बाद इंग्लिश मीडियम के लिए देखेंगे। देखिए, आयोडोफॉर्म टेस्ट जो होता है वो एक्चुअल में मिथाइल कीटोन को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। मिथाइल कीटोन का मतलब क्या है, हम मिथाइल कीटोन जनरल बोलते हैं, बट यहाँ पर हम एल्डिहाइड भी ले सकते हैं। जैसे CH3C डबल बॉन्डो ग्रुप होना चाहिए, कोई भी यौगिक है उसमें CH3C डबल बॉन्डो ग्रुप होना चाहिए, वो कीटोन और एल्डिहाइड भी हो सकता है। तो जैसे मान लो मैंने क्या किया कि CH3C डबल बॉन्डो और यहाँ पर H लगा दिया तो एसिटेल्डिहाइड हो गया। यहाँ पर CH3C डबल बॉन्डो और यहाँ पर मैंने कोई भी एल्काइल लगा दिया, मान लो मैंने C2H5 लगा दिया। मेरे को बस काम किससे है, मेरे को इससे काम है CH3C डबल बॉन्डो ग्रुप से। अगर ये ग्रुप है तो यहाँ पर जो मिथाइल होता है, ये मिथाइल जो होता है वो आयोडोफॉर्म बना देता है। अब देखा क्या गया, देखा ये गया कि कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिन पर CH3C डबल बॉन्डो ग्रुप नहीं होता है, बट फिर भी वो क्या करते हैं, वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं या हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। ठीक है, तो उनमें क्या होता है, तो उनमें एक्चुअल में क्या है कि CH3CHX होता है, या फिर उनमें क्या होता है CH3CH और OH होता है। देखिए, ये अल्कोहल जो होगा वो क्या करेगा, एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम ये लेते हैं NaOH लेते हैं और उसकी आईडीओ के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये बनाता क्या है, NaOI बनाता है और प्लस बनाता क्या है, NaI। ये NaOI ब्रेक हो जाता है और ये NaI प्लस नेसेंट ऑक्सीजन देता है। ये ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीडेशन का काम करता है। तो यहाँ पर जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो चेंज हो जाएगा किसमें, कीटोन में, CH3C डबल बॉन्डो में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मान लो हैलाइड है तो हैलाइड में जैसे आप NaOH मिलाओगे वैसे ये हैलाइड जो होगा वो OH में बदल जाएगा, और OH में बदल गया तो फिर ये ऑक्सीडेशन करने पर क्या करेगा, मिथाइल कीटोन में बदल जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम सिर्फ मिथाइल कीटोन का ही आइडेंटिफिकेशन आयोडोफॉर्म से नहीं करते हैं, बल्कि हम एल्कोहल का भी और एल्काइल हैलाइड का भी आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं, जिनमें हमारे पास में इस तरह का मिलता है, CH3CHX मिलता है या CH3CHOH मिलता है। ठीक है ना। अब देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है वो जरा देखते हैं। मैंने लिखा कि यह परीक्षण उन कार्बनिक यौगिकों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है जो या तो मेथिल कीटोन होते हैं यानी CH3C डबल बॉन्डो होते हैं, या वह I2 और NaOH की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर मेथिल कीटोन बना लेते हैं, जैसे CH3CHX या फिर CH3CHOH। जब इन यौगिकों को I2 और NaOH या फिर Ki और NaOCl के साथ विलयन के जली विलयन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। देखिए यहाँ पर क्या है कि आपने क्या किया, Ki और प्लस क्या ले लिया, NaOCl लिया, तो ये क्लोरीन जो है मोर रिएक्टिव है, यहाँ से आयोडीन को रिप्लेस कर देगी, तो यहाँ पर I2 जो होगा वो रिएक्टिंग स्पीसीज हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसके साथ में गर्म करते हैं तो यह पीले रंग का ठोस पदार्थ आयोडोफॉर्म, जिसका फॉर्मूला है CHX3 बनाता है, जिससे दवा जैसी गंध आती है। आपने देखा होगा टिंचर, आपने नाम सुना होगा, टिंचर आयोडीन आपने नाम सुना होगा, जैसे चोट वोट लग जाए, कहीं सूजन आ जाए तो एक पीले रंग का पदार्थ आप जो है लगाते हो, मार्केट में आप टिंचर के नाम से लेके आते हो, उसमें क्या होता है, आयोडोफॉर्म होता है। ठीक है ना।
और ये आपको पीले रंग का ही ठोस पदार्थ जो होता है वैसा मिलता है। अब हमने यहाँ पर एसीटोन की I2 और NaOH के साथ रिएक्शन करी। एसीटोन CH3C डबल बॉन्ड O CH3 है, I2 के साथ NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन किया तो यहाँ पर आयोडोफॉर्म बनता है। अच्छा देखो ये वाला मिथाइल जो है ये तो बनाने चला गया आयोडोफॉर्म, तो ये वाला क्या, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना देगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है CH3COO माइनस बन गया और Na प्लस, NaOH मिलाया था Na प्लस बन गया, फिर NaI निकल गया और वाटर निकल गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको लिखेंगे। अब मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यही लैंग्वेज लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए मैंने इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखा है, लेकिन मैं आपसे एक बात ये कहूँ कि जो हिंदी मीडियम में मैं लिखता हूँ मैटर, उसको भी आप समझा करिए। मैटर कैसे लिखा जाएगा वो तो आपको इंग्लिश मीडियम में मिल जा रहा है, बट थिंकिंग जो है वो हिंदी मीडियम में भी मैं समझा रहा हूँ। उस चीज़ को भी आपको जानना जरूरी है कि कॉन्सेप्ट एक्चुअल में क्या है। लैंग्वेज का फ़र्क है, कॉन्सेप्ट वैसा ही वैसा है, सब्जेक्ट कोई चेंज नहीं होता है, समझ आया ना, तो लिख सकते हैं। तो देखो मैंने लिखा है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट में कि दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैथिल कीटोन यानी कि CH3C डबल बॉन्ड O जो मैंने अभी समझाया था, और दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच ऑन oxidation with I2 and NaOH form methyl ketone like CH3CHX and CH3CHOH. When those compounds are heated with NaOH and I2 or Ki and NaOCl, they form a yellow colored solid iodoform CHI3 which has medicine like smell, ठीक है ना। एंड द एग्जाम्पल इज द रिएक्शन ऑफ एसीटोन विद I2 एंड NaOH। एंड मैंने यहाँ बताया कि एसीटोन है ये आपके पास, और ये CH3 जो है, सॉरी CH3 जो है वो चेंज हो जाएगा CHI3 में, और ये कार्बन जो होगा वो CO माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3I2 प्लस 4 NaOH, और ये CHI3 CH3CONa बनाएगा, 3 NaI और 3 H2O बनाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो इस तरह से लैंग्वेज लिख लेंगे।